नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी देवभूमि की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर समस्त प्रदेशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने क्या कुछ लिखा अपने पोस्ट में, आइए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा, प्रेम और सौहार्द की शिक्षाएं निहित हैं, जो हमें मानवता एवं समाज कल्याण के पथ पर चलने की सीख देती है। वाहे गुरु से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान अधिकारियों को राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक पैकेज के रूप में मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पत्र भेजकर सीएम से 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का अनुरोध किया है। उनकी पहचान पिछले 3 सालों में सख्त कानून बनाने वाले सीएम के रूप में उभरी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी की इसी सख्त और कुशल प्रशासक वाली छवि भुनाने के लिए बीजेपी ने अब उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिर चुके हैं। दरअसल अधिवक्ता विकास सिंह नेगी ने उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विकास सिंह नेगी ने मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। हालांकि कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इसका फैसला धामी कैबिनेट को करना है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बेशक उपचुनाव को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती कर दी है। प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रभारी बनाया गया है। उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। प्रदेश सरकार निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बात करें ग्राम पंचायत में परिसीमन की, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जनपदों में परिसीमन का कार्य भी पूरा हो चुका है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया है कि पंचायत पुनर्गठन या परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें इस बार 50 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायत को समाप्त किया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थीं, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। इसमें हरिद्वार भी इंक्लूड है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या में। प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी दिया है, 2 चरणों में संपन्न होने वाले इस अभियान के तहत प्राथमिक सदस्य अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सदस्य बनाने के लिए टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी। इसके तहत अब जिलों में जाएंगे, मंडलों में जाएंगे और बूथों में जाएंगे और हम लोग ये इसका जो ये हमारा सदस्यता अभियान का एक शुरुआत करी गई है,
इसके तहत हर बूथों पर जाके घर घर जाकर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। और इस सदस्यता अभियान के तहत लास्ट में जो नंबर है 2024, ये इसीलिए किया गया है कि जो भी अब नए सिरे से सभी लोग सदस्य बनेंगे और जो हमारे पुराने सदस्य बने हुए हैं वो नए सिरे से अब दोबारा से सदस्य भी बनेंगे एवं वो सक्रिय कार्यकर्ता बनने के लिए और लोगों को भी सदस्यता अभियान से जोड़ेंगे। तो ये एक तरीके से हमारे पूरे पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है सदस्यता अभियान का। इसके तहत हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत बनाएंगे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लग गया है। वह इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। एक बार मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए जहां कांग्रेस जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल बीजेपी नेता और नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष भरत नेगी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला है और गिरफ्तारी की मांग भी शुरू हो चुकी है। कि मुकेश बोरा को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी ये एक औरत के साथ हुआ है, यहाँ हजारों औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो क्या सीखेंगी? उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि मुकेश बोरा जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो जी के लायक भी नहीं है, वो इतनी रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं है कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। मुकेश बोरा को जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक महिला का उत्पीड़न हुआ है, हमारे जो दुख संघ के अध्यक्ष हैं माननीय, उनके द्वारा जो महिला का उत्पीड़न हुआ है उस विषय में हमारी कोई मांग नहीं। हम तो केवल इसलिए आए हैं कि त्वरित जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई, और जैसे कि कल आपको प्रकरण हुआ, कल इस विषय में कल स्थानीय थाने में के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद कल ही महिला का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद 164 की हम देख रहे थे, कई लोगों की चर्चा थी कि हफ्ते भर में जो 164 के बयान नहीं होंगे, 164 के बयान एक दिन के बाद 164 के बयान हो गए। और जिन जिन स्थानों में उसने इस व्यक्ति का नाम लिया, यहाँ लेके ये हमको ले गया, मुझे ले गया, वहाँ वो प्रकरण सारा उजागर हो सामने आया है। तो मैं शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी ये कार्रवाई की है। और जो लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, देखो किसी के मन में कोई नहीं है, दुराचारी कोई भी हो सकता, कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई वो काबिले तारीफ है। मुकेश बोरा कोई ना भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य थे, ना वो भाजपा में है। इस बात को आप भाजपा नेता तो कहिए ही मत। मुकेश बोरा स्वतंत्र हैं, हो सकता है कभी कांग्रेस ही रहे हो, मुझे ये पता नहीं। मुकेश बोरा स्वतंत्र हैं और मुकेश बोरा भाजपा नेता नहीं है, ये आप पहले मैं आपको बता दूं। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी न्यूज़पेपर में भी आया था और उनने अपना बयान भी दिया। तो मुकेश बोरा पहले तो आप भाजपा नेता कहीं लिख भी मत उसको, ऐसे आदमी को नेता मत बनाए। ऐसे जो इनके ऊपर बलात्कार के संगीन मुकदमे चल रहे हो, पूर्व में भी इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चले हैं, तो इनको आप भाजपा नेता नहीं है, वो भाजपा नेता आप बोलिए मत उनको, वो हमारी पार्टी में नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पीड़ित महिला ने खुद मीडिया के सामने आकर अपना बयान जारी कर दिया है, जिसमें पीड़ित महिला ने मुकेश बोरा और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस दोनों लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो कोतवाली में अपनी जान दे देगी। किया उसकी नजर अब मेरी बेटी पे पड़ी। सब कह रहे कर रही हूँ कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक। मुकेश बोरा को, कमल बेलवाल को किस चीज का इंतजार हो रहा है अभी तक? इसने मुझे नौकरी के बहाने से इसने मुझे फंसाया, मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ गलत काम किया, इसने मेरा शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया मेरा इसने। और उसके बाद क्या कहते हैं, आज ये इस तरीके से वो कर रहा है कि मतलब पुलिस को हमने सारे सबूत दे दिए, सब कुछ वो कर दिया, उसके बाद भी पुलिस क्यों अभी तक सोई हुई है? किस चीज का हो रहा है इसको इंतजार? उसके फोन में मेरे अश्लील वीडियो है, उसके असली फोटो है। वो कभी जिस चीज की धमकी मुझे हमेशा शुरू से देता था कि मेरे पास ये है, अगर तुमने कुछ करा किसी से कहा तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो उसको लालकुआ में एक दुख संघ के जो अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ एक महिला ने बलात्कार की शिकायत दी थी और इसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की है।
महिला के 164 के बयान हो गए हैं और जो उसमें जैसे तथ्य आ रहे हैं उसके हिसाब से विवेचना आगे चल रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए एडीजी एपी अंशुमन ने बताया है कि महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जहाँ तक महिला अपराधों की बात है, हम लोग बहुत ही संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक समीक्षा बैठक करी थी। इसमें उनका स्पष्ट निर्देश था कि महिला संबंधी किसी भी अपराध को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में लिया जाए और उसका शीघ्र अनावरण करके जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक में ये परसेप्शन जो बन रहा है कि महिला संबंधी अपराध बहुत हो रहे हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपके समक्ष आंकड़े रखना चाहता हूँ, 2022 में करीब 4102 कुल अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए थे, 2023 में 4033 और 2024 में जुलाई तक का जो फिगर है 2318 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि महिला संबंधी अपराध मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक मैंने कहा कि जो भी घटनाएं होती है उसके लिए हमने एक डीआईजी लेवल पुलिस मुख्यालय पे, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे हमने एक कमेटी गठित करी है। इसमें हम विश्लेषण कर रहे हैं और इसमें चूँकि अन्य विभागों की भी भूमिकाएं रहती हैं, तो इसमें हम लोग आगे रिकमेंडेशन करने वाले हैं सरकार को भी कि किस तरीके से दूसरे विभागों के जरिए भी एक कुछ वर्कशॉप और कुछ योजनाएं हम इस तरह से लागू करें जिससे कि इस तरह के अपराधों में कमी आ सके। भगवानपुर के डाडा, जलालपुर और पुहान बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दर्जनों किसानों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंप दिया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने कहा है कि बिजली की सप्लाई सही तरीके से न होने से किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। सदी जी बहुत तगड़ी है, मनु कह रहे कि बिजली घर बनागा उसे 10 साल हो गए और हम अपना खेती करें या यहाँ नेतागिरी करें। जब भी मतलब पानी की जरूरत पड़े हमें तो यहाँ आना पड़े हमें, टोपी धर के सिर पे यहाँ जब बिजली आवेगा लाइन मैन वहाँ बाटा के सारे बिना फैसली हो कोई तार नहीं जोड़ता, बिजली का कनेक्शन नहीं किसी के होते। बहुत बुरा हाल है वहाँ, ना कोई अधिकारी जा ना कोई जा। अच्छा बिजली घर की समस्या आज इन्होंने बताई जी 15 दिन में 20 दिन में कह रहे थे बना देंगे। विधायक जी तो बात हुई, इलेक्शन साहब कह रहे 2.5 साल लगेंगे। बताओ 2.5 साल में क्या होगा जी, फसल का क्या हाल होना। कुछ समस्या थी कि शट डाउन 2 बार किया जाए, उस पर सहमति हो गई। 2 बार दिन में शट डाउन हो जाएगा, एक सुबह में एक शाम में। वो कंप्लेन के लिए जो शट डाउन होते हैं उनको फिक्स टाइम कर दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं का निदान कर दिया है। थोड़ा असल में जो लाइनें हैं लंबे फीडर्स हैं और वो जंगल से होकर गुजरती है। लोगों ने पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं और उनके चक्कर में बिजली आपूर्ति हवा या बारिश की वजह से बाधित हो जाती है। ये समस्या है, बाकी तो। रुद्रप्रयाग जिले में अंकित राज के चयनित होने पर खुशी की लहर छाई हुई है। अंकित राज यूके पीएससी 2021 में 9वां रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। इससे पहले अंकित राज समीक्षा अधिकारी के पद पर भी तैनात थे। सबसे पहले तो जो मेरी सक्सेस है मैं उसको ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड का जितना भी मेरे से हो पाएगा उसमें अपना सहयोग कर पाऊंगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जो भी प्रशासन से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा, मैं अपनी सत्यनिष्ठता से और निष्पक्षता से काम करूंगा और जो पहाड़ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम करूंगा। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए। जो आपके घर वालों ने आपके लिए जितने भी रिसोर्सेज जुटाए हैं उन रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल कीजिएगा और फोकस से पढ़ाई कीजिएगा, डेडिकेशन के साथ, और डिसिप्लिन रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आजकल मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद फिजिकल हेल्थ, और लास्ट में मैं जो मेंटल हेल्थ, जो लास्ट में मैं बोलूंगा कि जो आप पढ़ाई है ये बात की बातें हैं, बट सबसे पहले अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है या जो फिजिकल हेल्थ होती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट अपनी वरीयता दीजिए उस चीज को। कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानता हूँ कि जो परसिवरेंस होता है, जो निरंतरता होती है किसी भी चीज को करने के लिए, वो सबसे बड़ी सफलता का एक कारण होती है। अगर आप टैलेंटेड हो, एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड वर्क बेस्ड टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। तो टैलेंट्स होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लगातार आपको निरंतरता से प्रयास करना और अपनी उस गोल तक पहुंचना जिसको आप चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं इनके साथ बचपन से हूँ, ये भी मुझे बचपन से जानते हैं और मैं भी इनको बचपन से जानती हूँ। तो मैंने इनकी छोटी छोटी चीजों को देखा है, मतलब
अप्स एंड डाउन्स बहुत सारी चीजें होती है ना, वो मैंने इनकी छोटी छोटी बारीक चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे बहुत बोलते टाइम भी मैं इमोशनल हो रही हूँ। इतना सब कुछ तो मैं बता नहीं सकती हूँ, पर बस इतना बताऊंगी, इन्होंने इतनी मेहनत की है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इनकी सफलता से। शायद मेरे को और हमारे घर वालों को सबको इतनी खुशी हो रही है कि ये सेलिब्रेशन, इतना हमें तो पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ होने वाला है, पर देख के हम लोग भी चौकन्ना हो चुके थे यहाँ पे आके। तो बहुत खुशी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी हमको इतना सम्मान दिया। आप आए, टाइम निकालना बहुत वो होता है किसी के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। उत्तरकाशी जनपद के हल्कू घाट के पास एक अनियंत्रित वाहन गंगोत्री राजमार्ग पर पलट गया है। वाहन सड़क के किनारे नीचे जा गिरा। इससे वाहन सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। रामनगर जिले में नेशनल हाईवे 309 के आसपास कई नदियां उफान पर हैं, जिससे ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया है। हालत इस कदर खराब है कि नदियों के आसपास से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके के लोगों की माने तो ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। खराब हालत के लिए लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के रामनगर जिले में नेशनल हाईवे 309 के आसपास कई नदियां उफान पर हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि नदियों के आसपास से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके के लोगों की माने तो ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। खराब हालत के लिए लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देख ही रहे होंगे कितना गंदा वो गाड़ियां बह जाती है, हो जाती है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, घंटों का जाम लग जाता है, जिस कारण से सरकार को सुननी चाहिए हमारी। हम ये बरसाती नाले से बहुत परेशान है। कभी कभी नाला इतने तेज आ जाता है कि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, अपनी पेड़ गिर जाते हैं। सरकार को इतना होश नहीं है कि यहाँ पे पुल बना दे। बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं आज तक यहाँ, और ये जो है कि सरकार पता नहीं सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और ये जो है पुल बना देती, किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो रास्ते को साफ करने में लगे हैं और कोशिश की जा रही है कि नदियों का पानी लोगों की राह में रोड़ा ना बने। वर्षा काल में नाले लगातार पानी बढ़ने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका मलबा तत्काल एनएच के द्वारा हटाया जा रहा है। मौके पे 2 जेसीबी हमारी तैनात की गई हैं। धनगढ़ी नाले के दोनों तरफ हमारी जेसीबी तैनात है। इसके अलावा वहाँ पे एनएच की टीम लगातार 24 घंटे वहाँ तैनात रहती है। इसके अलावा जब भी जलस्तर बढ़ता है तो स्थानीय पुलिस के माध्यम से यातायात को रोका जाता है। जैसे जलस्तर कम होता है वैसे भी यातायात सुचारू कर दिया जाता है। उधर रामनगर के लोग प्रशासन से स्थायी समाधान चाहते हैं। उनका कहना है कि पुल बनाकर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लोगों ने सरकार से इस पर विचार करने को कहा है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।